हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको एनसीसीआई चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको भारतीय रेलवे के जो कर्मचारी है उनके छुट्टी के बारे में चर्चा करेंगे और उसी के बारे में डिटेल्स बातें करेंगे और समझेंगे किस तरह से कितने प्रकार के छुट्टी और कैसे। जैसे छुट्टी यानी छुट्टी को हम लोग लीव यानी कि अवकाश भी कहते हैं। यानी छुट्टी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि छुट्टी कितने प्रकार के हैं, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप क्या है, किस फॉर्म कितना नंबर फॉर्म को प्रयोग किया जाता है छुट्टी लेने के लिए, छुट्टी के प्रकार और व्याख्या, कितने दिन तक की छुट्टी मिलती है, किस प्रकार की छुट्टी है और कितने दिन तक सेंशन मिल सकती है, छुट्टी की स्वीकृति मिल सकती है। इन्हीं शब्दों पर अभी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और डिटेल्स में जानेंगे कि भारतीय रेलवे कर्मचारी को कितने प्रकार की छुट्टी अवेलेबल है। अब हम देखेंगे कि अवकाश यानी कि लीव रूल, अवकाश यानी कि लीव रूल, ये अवकाश और लीव रूल है क्या? इसमें है कि रेल कर्मचारी द्वारा अपने सेवा काल के दौरान यानी कि कोई कर्मचारी रेल में कार्य कर रहा है और कार्य करने के दौरान उसको कोई आवश्यक कार्य पड़ती है तो उस कार्य के लिए इंफॉर्मेशन के आधार पर छुट्टी लिया जाता है। अपने सीनियर अधीनस्थ को बताकर छुट्टी लिया जाता है। तो इसके लिए रेलवे ने कर्मचारी अवकाश नियम 1949 एक नियम बना 1949 में, उसी नियम को अभी तक हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उसी नियम के बेस पर अभी तक सभी कर्मचारी को छुट्टी का प्रावधान है। जैसे रेल में अभी मुख्यतः 12 या 13 प्रकार से यानी कि 13 प्रकार के मुख्यतः 13 प्रकार की छुट्टियां दी जाती है। उसमें से पहला है औसत अर्जित अवकाश, अर्ध वेतन अवकाश। तीसरा है आपका विशेष असख्ता अवकाश, असाधारण अवकाश, अस्पताली अवकाश, अनार्जित अवकाश, प्रसूति अवकाश, बाल दत्तक ग्रहण अवकाश। उसके बाद आपका है पैतृत्व अवकाश, बच्चे की देखभाल के लिए अवकाश, आकस्मिक अवकाश, विशेष आकस्मिक अवकाश और एनएच और पीएच यानी कि नेशनल हॉलीडे, राष्ट्रीय छुट्टी और पीएच यानी पब्लिक हॉलीडे के जो छुट्टी होते हैं। इतना प्रकार की छुट्टी भारतीय रेलवे में एक रेलवे कर्मचारी को यानी कि संभवतः कह सकते हैं कि रेलवे कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, भारत सरकार के कर्मचारी होते हैं, तो उनको छुट्टी मिलता है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मुख्यतः 13 प्रकार की छुट्टियां मिलती है और इन्हीं छुट्टियों के बारे में हम लोग जानेंगे किस तरह से, कितने प्रकार से, कब कब छुट्टी ये मिलती है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इस वीडियो में ये जान रहे हैं कि छुट्टी का सबसे पहला ये फॉर्म है। जब हम लोग कोई आवेदन देते हैं छुट्टी के लिए तो ये फॉर्म रेलवे द्वारा जारी किया गया है। ये 2 पेज का फॉर्म होता है और फॉर्म का इसमें नंबर दिया गया है। जैसे रेलवे कोई भी फॉर्म निकालती है तो उसका एक नंबर, सीरियल नंबर होता है। जैसे फॉर्म नंबर GL11, GL11 या इसको बोलते हैं जनरल नंबर 5960 भी बोलते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है फॉर्म पर, देखिए ये 5960। इस तरह के मतलब कि जो फॉर्म नंबर है, यही फॉर्म हम लोग उपयोग करते हैं रेलवे में छुट्टी के लिए। छुट्टी जब भी हम लोग को लेना होता है तो अगर हम रेलवे के अथॉरिटी लेटर से अगर साइन करके फॉर्म लेते हैं तो ये मुझे फॉर्म दिया जाता है। इसी पर भरकर डिटेल अपना कर्मचारी भरकर और ये छुट्टी लिया जा सकता है, सेंशन कराया जा सकता है अपने सक्षम अधिकारी से। तो ये फॉर्म का प्रारूप हुआ, इसको अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए। इस तरह का ही फॉर्म होता है और याद रखिए फॉर्म का जो नंबर है GL11 या जनरल नंबर 5960 कहते हैं इसको, 5960 ये फॉर्म नंबर है। अब हम लोग देखते हैं कि औसत अर्जित अवकाश, औसत अर्जित अवकाश को इंग्लिश में लीव ऑन एवरेज पे कहते हैं। लीव ऑन एवरेज पे कहते हैं। यह छुट्टी संभवतः सभी कर्मचारी को पता है कि 2 किस्तों में मिलता है। 15-15 दिन का 2 किस्तों में ये छुट्टी मिलता है। यह पूरे 1 कैलेंडर ईयर यानी कि 1 वर्ष में मिलता है यह छुट्टी। यह छुट्टी यह छुट्टी पहले 240 दिन हुआ करती थी, लेकिन इसको बढ़ाकर अब 300 दिन तक इस छुट्टी को आप जमा कर सकते हैं। ये छुट्टी अगर आपके खाते में 258 दिन से 300 दिन तक की छुट्टियां जमा होने के बाद
अगली 15 दिन की छुट्टियां अलग से जमा की जाती है और ये छुट्टी एक बार में अधिकतम 180 दिन तक आप सेंशन करा सकते हैं और 180 दिन तक इस छुट्टी को अवेल कर सकते हैं, यानी छुट्टी को आप ले सकते हैं और इसका पैसा आपको सरकार देगी क्योंकि ये आपका एक अर्जित किया हुआ छुट्टी है। इसी एवज में सरकार आपको पैसा पेमेंट करती है। पिछले 6 महीने में ली गई असाधारण छुट्टी या अकार्य दिनों के 1/10 भाग यानी 15 दिन की अग्रिम छुट्टी कम से कम जमा किया जाएगा। यह कमी अधिकतम 15 दिन तक हो सकती है। कहने का अर्थ है कि एक कर्मचारी को जो खाता में छुट्टी मैक्सिमम जमा किया करने का जो रेगुलेशन है वो 15 दिन होना चाहिए कम से कम, जो अकार्य दिनों के 1/10 माना जाता है। इस तरह से ये आपका औसत अर्जित अवकाश था, यानी कि ये 2 किस्तों में इस तरह से हम इसको समझे 15-15 दिनों के हिसाब से। अगला छुट्टी का प्रकार है अर्ध वेतन अवकाश। इसको बोलते हैं हम लोग लीव ऑन हाफ एवरेज पे। इसको बोलते हैं हम लोग लीव ऑन हाफ एवरेज पे और ये छुट्टी जो होता है लीव ऑन हाफ एवरेज पे, यानी कि आपको एक दिन का जो सैलरी होता है उस सैलरी के आधे सैलरी दिया जाएगा अगर ये छुट्टी आप लेते हैं तो। यानी कि आप अगर किसी आधा दिन काम करते हैं और आधा दिन कोई आवश्यक कार्य के लिए जाना चाहते हैं तो ये हाफ डे छुट्टी आप लगाकर उस दिन जा सकते हैं। ये छुट्टी पूरे एक कैलेंडर वर्ष में 20 दिन के लिए दिए जाते हैं, यानी कि पूरे एक साल में आपको 20 दिन के लिए दिया जाएगा। ये छुट्टी भी 10-10 की किस्त में यानी 2 किस्त में दिया जाएगा। पहला किस्त जो होता है 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक होता है और दूसरा किस्त जो होता है आपका 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक दिया जाता है। यानी कि 2 किस्त इस तरह से बांट दिया जाता है और इसमें आप 10-10 दिन के हिसाब से हाफ डे छुट्टी आप ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। ये सरकार की एक फैसिलिटी है और ये जो छुट्टी का बाध्यता है शुरू में जैसा हम बता चुके हैं कि ये सक्षम अधिकारी के स्वीकृति पर ही आप इस छुट्टी सबको अवेल कर सकते हैं। पिछले 6 महीनों में ली गई असाधारण छुट्टी अकार्य दिनों के 1/18 भाग, यानी ये छुट्टी को सेंशन करने के लिए देखा जाता है कि आप ये छुट्टी कितना-कितना बार ले रहे हैं, कितने दिनों में कब-कब ये छुट्टी को आप सेंशन करा के छुट्टी पर जा रहे हैं, इसका भी ख्याल रखा जाएगा और ये देखा इसका रेशियो जो है 1/18 रखा जाएगा। यानी कि एक रेशियो में 18 दिन काम कीजिए तो उसके हिसाब से एडजस्ट करके ये छुट्टी एक बार ले सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि आप लगातार 2 दिन काम किए फिर छुट्टी ले लिए, फिर 2 दिन काम किए छुट्टी ले लिए, ऐसा नहीं। कम से कम आपको एक एक इस रेशियो में कहा जाए यानी कि आपको 18 दिन काम करने के बाद फिर इस तरह से 10 दिन का छुट्टी आप ले सकते हैं। ये आपका ही छुट्टी है, अपने हिसाब से इसको अरेंजमेंट सक्षम अधिकारी सैंक्शन कर सकते हैं। अगला छुट्टी है विशेष आवश्यकता अवकाश यानी स्पेशल डिसेबिलिटी लीव। स्पेशल डिसेबिलिटी लीव जो है ये अवकाश रेल कर्मचारी अथवा अस्थाई या अस्थाई, अस्थाई कर्मचारी जो पुराना कर्मचारी जो ज्यादा दिन तक वर्क कर रहे हैं, अस्थाई कर्मचारी जो ऐसे रखा गया है और राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों यानी चारों तरह के कर्मचारी जो होंगे रेल में ये सभी को ये छुट्टी दी जाती है जिसको बोलते हैं एसडीएल यानी कि स्पेशल डिसेबिलिटी लीव। अपनी पदीय स्थिति के कारण शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं, यानी कि जो कर्मचारी का जिस कार्य के लिए नियुक्त किया गया था पहले लेकिन उसका कारणवश किसी कारणवश वो अक्षम हो गए, यानी कि वो कार्य पर अब वो अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाएगा तो उसको इस तरह के छुट्टी दिया जाता है जिसको बोलते हैं स्पेशल डिसेबिलिटी लीव। ठीक है, ये छुट्टी 24 माह तक सीमित रहती है, यानी कि मैक्सिमम ये छुट्टी आपको 24 पूरे सर्विस पीरियड में 24 महीना तक ही आप ले सकते हैं इस छुट्टी को। फिर कर्मचारियों के इन अवकाश को प्रथम 120 दिनों तक अवकाश वेतन औसत अर्जित वेतन अवकाश के एवज में वेतन दिया हुआ। कहने का अर्थ है जब ये छुट्टी आप पूरे 24 महीना लेते हैं तो ये छुट्टी में आपको 120 दिन तक भारत सरकार पैसा देगी, यानी आपका पैसा बनेगा। उसके बाद आपको ये छुट्टी तो मंजूर रहेगा लेकिन पैसा नहीं बनेगा। यदि कर्मचारी श्रमिकों को हर्जाने के कानून से संचालित है तो ऐसी दशा में इस नियम के अंतर्गत दिया अवकाश वेतन में उसे भुगतान की गई पाक्षिक हर्जाने की राशि कम कर दिया जाएगा। कहने का अर्थ है कि ये पैसा आपको उसमें कटौती कर लिया जाएगा। अगला छुट्टी का प्रकार है
असाधारण अवकाश यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव क्या होता है इसको देखिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ये है, यह अवकाश अन्य प्रकार के अवकाश दिया होने के बावजूद जब कर्मचारी असाधारण अवकाश की अस्वीकृति के लिए लिखित अनुरोध करे तब सक्षम अधिकारी या कर्मचारी को असाधारण अवकाश स्वीकृत कर सकता है। कहने का अर्थ है कि आप पहले से और सब छुट्टी ले चुके हैं और ये छुट्टी अब चाहते कि नहीं, अब वो छुट्टी खत्म होने वाला है, तो अगर चाहते कि ये छुट्टी को लिया जाए तो इस छुट्टी को सक्षम अधिकारी के हिसाब से आप ले सकते हैं। ये छुट्टी अवकाश वेतन नहीं मिलता, यानी कि इस छुट्टी अगर आप ये छुट्टी सेंक्शन कराते हैं तो इस छुट्टी में आपको कोई पैसा पे नहीं किया जाएगा। सक्षम अधिकारी आकस्मिक अवकाश को छोड़कर उससे दिया हो अवकाश के निरंतरता अथवा उसके साथ आचरण अवकाश स्वीकृत कर सकता है अथवा बिना अवकाश अनुपस्थिति की अवधि के असाधारण अवकाश की प्रवृत्ति कर सकता है। यानी कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई छुट्टी नहीं है, अगर कर्मचारी आपके सक्षम कर्मचारी आपको स्वीकृति प्रदान कर देता है तो ये एक तरह से आपको अब्सेंटी से बचाया जा सकता है, यानी कि आपको पैसा नहीं बनेगा लेकिन आप जानकारी के हिसाब से छुट्टी पे हैं, ये आपको बताया जा सकता है इस छुट्टी में। फिर देखिए कह रहा है कि अस्थायी कर्मचारी मामले में असाधारण अवकाश एक बार में 5 वर्षों तक के लिए स्वीकृत किया जाता है। यानी कि ये जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है ये मैक्सिमम 5 वर्ष तक किसी रेगुलर कर्मचारी को दिया जाएगा। ये 5 वर्ष तक दिया जाएगा लेकिन इसके शर्त होंगे। शर्त ये होंगे कि चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना 3 माह तक ही आप रोक सकते हैं। दूसरा है समान आवश्यकता के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र 6 महीने तक देना होगा। यानी कि अगर आपको कोई ऐसा नॉर्मलिटी कोई मतलब डिसेबिलिटी हो जाता है तो उस कंडीशन में आप 6 महीना के अंदर में ये प्रमाण पत्र जारी करेंगे तो ये छुट्टी आपको दिया जाएगा। अगला है कैंसर, मानसिक बीमारी, क्षय रोग, कुष्ठ रोग और चिकित्सा प्रमाण पत्र और 18 माह तक। यानी कि कोई कर्मचारी को इतना सारा बीमारी कैंसर, मानसिक बीमारी, क्षय रोग, कुष्ठ रोग अगर हो जाता है तो वो कर्मचारी 18 महीने तक छुट्टी ले सकता है जिसके एवज में उसे पैसा नहीं मिलेगा। इसी छुट्टी को हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कहते हैं। अगला छुट्टी का प्रकार है अस्पताली अवकाश, यानी इसको बोलते हैं हॉस्पिटल लीव। हॉस्पिटल लीव में क्या किया जाता है कि अगर कोई कर्मचारी अवकाश बीमारी अथवा चोट के इलाज के लिए राजपत्रित अधिकारी के अलावा अन्य रेल कर्मचारी को स्वीकृति किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में बीमारी अथवा चोट सरकारी कार्य के दौरान प्रत्यक्ष जोखिम भरे कार्यों के कारण हुई है। यानी कि अगर आप रेल कर्मचारी है, काम करते करते आपको टेंशन प्रेशर हो गया, अगर कोई बीमारी अचानक ड्यूटी पर ही आ गया या आपको कोई ऐसा फिजिकल वर्क कर रहे हैं जिसमें आपको चोटिल हो गए, घायल हो गए, डैमेज हो गया, तो इस कंडीशन में आपको हॉस्पिटल लीव दिया जाता है। रेलवे कर्मचारी की सुविधा हॉस्पिटल लीव का है। इसमें क्या होता है 120 दिनों तक का अवकाश वेतन के बराबर कर्मचारी को औसत अर्जित अवकाश पर रहने को मिलता है। यानी कि आप इस छुट्टी को 120 दिन तक आप ले सकते हैं और ये डॉक्टर ही इस छुट्टी को मंजूर करेंगे। डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर ही ये छुट्टी मंजूर होती है और इसमें 120 दिनों तक ही आपको पेमेंट किया जाएगा। ये छुट्टी जब आपको लग जाएगा यानी कि इसको बोलते हैं हॉस्पिटल लीव जब लगेगा तो। चिकित्सालय छुट्टी के कर्मचारी के अवकाश खाते में काटा नहीं जाएगा और इसे किसी भी छुट्टी के साथ मिलाया नहीं जाएगा। यानी कि यह छुट्टी आपको एक तरह से डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाता है। ये छुट्टी आपको किसी अन्य छुट्टी से काटा नहीं जाएगा। ये स्पेशल छुट्टी क्योंकि आप वर्क करने के दौरान छुट्टी हुए तो उसके रूप में ये छुट्टी की फैसिलिटी दिया जाता है। अवकाश के संपूर्ण अवधि एक अन्य अवकाश मिलने के बाद 28 माह के ऊपर न हो पाए, यानी कि यह छुट्टी पूरे सर्विस पीरियड में 28 माह से ज्यादा का छुट्टी आपको नहीं मिलेगा। यानी 2 साल 4 महीना तक ही ये छुट्टी आपको मिल पाएगा। ड्यूटी पर घायल प्रशिक्षु को चिकित्सालयों के अवकाश के हकदार होंगे। यानी कि अगर कोई प्रशिक्षु यानी कि कोई नया कर्मचारी अगर रेल में कार्य कर रहा है और कार्य करते करते वो चोटिल हो जाता है तो उसको भी सेम टू सेम ये छुट्टी दिया जाएगा। इसमें कोई कटौती
नहीं किया जाएगा। अगला है अनावर्जित अवकाश, इसको बोलते हैं लीव नॉट ड्यू, यानी कि ये कर्मचारी के खाते में किसी प्रकार की कोई छुट्टी बाकी नहीं रहता, यानी कि कर्मचारी ने अपना सारा छुट्टी खत्म कर दिया है, तो लास्ट में कर्मचारी लिखित निवेदन करने पर सक्षम अधिकारी के विश्वास में हो जाए, यानी कि आपके जो सेंशन अधिकारी है अगर वो जान गए कि नहीं ये अच्छा बंदा है और ये छुट्टी को सही कर भविष्य में यह छुट्टी को अर्जित कर लेगा, यानी कि उतना छुट्टी जमा कर लेगा, तो ये छुट्टी को वो अधिकारी स्वीकृत कर सकता है। यानी आपके पास छुट्टी भी नहीं है तभी वो स्वीकृत कर सकता है। ड्यूटी पूरे सेवा काल में डॉक्टरी प्रमाण पत्र देने पर 360 दिन स्वीकृत किया जा सकता है, यानी कि वो अधिकारी आपको ये इस प्रकार के छुट्टी को मैक्सिमम 360 दिनों तक आपको स्वीकृत कर सकता है और 360 दिन तक ही इस छुट्टी को आप अवेल कर सकते हैं। यदि कर्मचारी काम पर लौटे आए और उसके बाद इस्तीफा दे, यानी कि आपने इतना दिन छुट्टी लिया और छुट्टी लेने के बाद फिर आप इस्तीफा दे देते हैं, तो छुट्टी उसने अर्जित नहीं की तो उसके बराबर की छुट्टी वेतन की रकम से वापिस करनी होगी। यानी कहने का अर्थ है कि आपने पहले ही इतना छुट्टी ले लिया, छुट्टी लेने के बाद आया, ड्यूटी ज्वाइन किया, तुरंत फिर कह दिया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मैं नौकरी नहीं करूंगा। तो इस कंडीशन में आपको जितना दिन आप छुट्टी काटे हैं उतना दिन का जो पेमेंट सरकार ने आपको दिया है वो पेमेंट आपको काट लिया जाएगा, यानी उसके एवज में उतना दिन का पेमेंट आपको हर्जाना के तौर पे भरना पड़ेगा। अगला छुट्टी है आपका प्रसूति अवकाश, यानी कि मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव क्या होता है? एक महिला रेल कर्मचारी को अप्रेंटिस भी शामिल है। महिला रेल कर्मचारी, अप्रेंटिस का मतलब होता है वैसा कर्मचारी जो अभी अभी न्यू न्यू ज्वाइन किया है और ट्रेनिंग पीरियड में है, ठीक है। वैसे कर्मचारी को भी सक्षम अधिकारी द्वारा 180 दिन तक प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है। यानी कोई नया कर्मचारी तुरंत रेल में ज्वाइन किया और वो प्रेग्नेंट हो गया या उसके बच्चे हैं, तो उस केस में सक्षम अधिकारी उसको 180 दिन की छुट्टी उसे स्वीकृत कर देगी। यह लाभ 2 बच्चे को ही दिया जाता है, यानी किसी भी कर्मचारी को ये लाभ, अगर किसी भी महिला कर्मचारी को ये लाभ लेना होगा तो उसको सिर्फ 2 बच्चे के लिए ही लेना होगा, 2 बच्चे से ज्यादा के लिए ये लाभ नहीं दिया जाता है। प्रसूति छुट्टी के साथ कोई दूसरी छुट्टी भी बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के 2 साल तक की अवधि तक दिया जा सकता है। यानी कि पहले आपने 180 दिन तक ये छुट्टी लिया प्रसूति यानी मैटरनिटी लीव लिया, मैटरनिटी लीव लेने के बाद अगर लगता है कि और कुछ और दिन मुझे रोकना चाहिए तो आप अन्य छुट्टी का एप्लीकेशन लगाकर भी ये छुट्टी को बढ़वा सकते हैं। या गर्भपात की अवस्था में, अब ये तो हुआ बच्चा जन्म लेने की अवस्था में, अगर बच्चा गर्भपात कर जाता है यानी भ्रूण गर्भपात करे तो बच्चा सही नहीं रहता है, खत्म हो जाता है पहले ही, जन्म देने से पहले ही, तो उस कंडीशन में डॉक्टरी प्रमाण पत्र स्वीकृत किया जा सकता है और अविवाहित महिला कर्मचारी को यह सुविधा दी जा सकती है। यानी कि जो कर्मचारी शादी नहीं किया है उसको भी ये फैसिलिटी दिया जाएगा और साथ में जो कर्मचारी शादीशुदा है अगर उसका भी गर्भपात हो जाता है तो उसे भी ये छुट्टी दिया जाएगा। फिर महिला कैजुअल लेबर जैसे अस्थायी दर्जा मिल गया हो, किसी भी तरह के गर्भपात भले ही वो खुद कराया हो, गर्भपात की सुविधाएं के लिए माना जाएगा। कहने का अर्थ है वैसा कर्मचारी जो अस्थायी मान्यता उसको मिल चुका है काम करने का, तो उसे भी ये छुट्टी का लाभ मिलेगा। कौन सा छुट्टी? मैटरनिटी लीव का लाभ उसे भी दिया जाएगा। अगला है बाल दत्तक ग्रहण अवकाश। बाल दत्तक ग्रहण, चाइल्ड एडॉप्शन लीव। चाइल्ड एडॉप्शन लीव कहते किसको? ये चाइल्ड नरसैंगिक माताओं यानी कि वैसी महिलाएं जिनके बच्चा नहीं हो रहा या बच्चा नहीं है, किसी कारणवश मातृत्व अकस्मात होने पर 2 से कम जीवित संतानों के रही, यानी उसका 2 बच्चा हुआ दोनों मर गया, उस कंडीशन में अगर वो महिला कर्मचारी या वो कर्मचारी अगर रेल कर्मी अगर बाल दत्तक ग्रहण करता है यानी कोई बच्चा को गोद लेता है, दत्तक या बाल दत्तक ग्रहण यानी गोद लेता है, तो उन करने वाले माताओं को 1 वर्ष की आयु तक शिशु को गोद में लेने पर बाल दत्तक ग्रहण यानी 180 दिनों तक की छुट्टी स्वीकार की जाती है। उस बच्चे की देखरेख और पालन पोषण के लिए ये छुट्टी दी जाती है। अगला छुट्टी है पात्रित्व अवकाश यानी कि पैटर्निटी लीव। पैटर्निटी लीव जो है ये पुरुष कर्मचारी
अप्रेंटिस भी, यानी कि वैसे पुरुष कर्मचारी जो अभी न्यू न्यू ज्वाइन भी किए हैं, अगर वो तुरंत पिता बनते हैं, यानी तुरंत उनको कोई बच्चा हो जाता है, ये बच्चे की फैसिलिटी किसी फर्स्ट 2 बच्चे में ही दिया जाएगा उन्हें। और वो अपनी पत्नी को प्रसव की अवधि के दौरान, अर्थात बच्चे पैदा होने के तारीख से 15 दिन पहले, यानी कि बच्चा जिस डेट में जन्म लेना है उसके 15 दिन पहले से, या बच्चा जन्म लेने के 6 महीना के अंदर में ये 15 दिन की छुट्टी का वो अर्जी लगा सकते हैं और वो छुट्टी ले सकते हैं। ये छुट्टी, पितृत्व छुट्टी की मंजूरी केवल एक बार ही दी जाए। एक प्रसूति छुट्टी की तरह ही पितृत्व छुट्टी की मंजूरी भी केवल एक बार ही दी जाए। पुरुष कर्मचारी यानी अप्रेंटिस भी जिसके कम से कम 2 जीवित बच्चे को 1 वर्ष की आयु में शिशु को गोद लेने पर 15 दिन के पितृत्व अवकाश दिया जाता है। यानी कि कोई पुरुष कर्मचारी भी अगर किसी बच्चे को गोद लेता है तो गोद लेने के लिए उन्हें 15 दिन की अवकाश इस छुट्टी में मंजूर किया जाएगा। और वो भी सेम कंडीशन होगा, यानी कि ग्रहण करने की तारीख से 6 महीने के भीतर में वो कभी भी ये 15 दिन का छुट्टी कोई पुरुष कर्मचारी ले सकता है। अगला है बच्चे की देखभाल के लिए अवकाश, यानी चाइल्ड केयर लीव, इसको बोलते हैं चाइल्ड केयर लीव। अगर नाबालिग 2 बच्चे की देखभाल के लिए समुचित सेवा के दौरान अधिकतम 2 वर्ष तक, यानी कि 730 दिन, 2 वर्ष यानी कि 730 दिन की छुट्टी दी जा सकती है। यह जरूरत उन्हें पालने के लिए या परीक्षा, बीमारी आदि के दौरान मिल सकती है, यानी मुख्य कारण ये है। 18 साल या अधिक आयु के बच्चे के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर वो बच्चा 18 साल से बड़ा हो गया है और वो मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग है, तो उसकी देखभाल के लिए ये छुट्टी अधिकतम समय के लिए भी 18 साल के बाद भी कोई अगर लेना चाहे कर्मचारी तो उसको मिलेगा, मांग करने पर उसको मिल सकता है। पूर्व स्वीकृत अनिवार्य होगी, यानी पहले से स्वीकृति लेना पड़ेगा। साल में अधिकतम 3 बार और कम से कम 5 दिन शिशु देखभाल की छुट्टी की स्वीकृति की जा सकती है। यानी कि आप जैसे ही शिशु देखभाल के लिए छुट्टी की अर्जी लगाएंगे तो मिनिमम 5 दिन और अधिकतम 3 बार, साल में 3 बार ही ले सकते हैं ये छुट्टी। अगला है आकस्मिक अवकाश यानी कैजुअल लीव। एक कैजुअल लीव यानी आकस्मिक अवकाश। आकस्मिक आकस्मिक का मतलब ही होता है वैसा जो अचानक कोई घटना घट गया और जिसके लिए आपको जाना पड़ जाए कहीं भी, तो उस कंडीशन में अगर आपको छुट्टी लेना हो तो उसे कहते हैं कैजुअल लीव, यानी कि शुद्ध भाषा में हम लोग कहते हैं सीएल। क्या कहते हैं? सीएल। शुद्ध भाषा में इसे कहते हैं सीएल। ये अचानक अनजानी जरूरतों को पूरा करने के लिए दी जाती है। इसे तकनीकी तौर पर छुट्टी नहीं माना जाता है। सामान्य रूप से छुट्टियों पर लागू नियम इस पर नहीं लागू होते, यानी कि ऐसे छुट्टी को लेने के लिए स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है। ये छुट्टी आप अचानक लगाकर और कॉन्फिडेंस में सक्षम अधिकारी को बताकर और ये छुट्टी लगाकर आप 1 से 2 दिन तक जा सकते हैं। ये छुट्टी यह छुट्टी सभी ग्रुप ए बी सी डी कर्मचारी को मिलती है, यानी कि जितने भी ग्रुप के कर्मचारी है सभी कर्मचारी को यह छुट्टी मिलती है। केंद्र सरकार के 5वें वेतन आयोग की सिफारिश पर यह निर्णय लिया गया कि आकस्मिक अवकाश 12 दिन से घटाकर 8 दिन कर दिया जाए और यह आदेश 1 जनवरी 1998 को लागू होंगे। जिन वर्गों के कर्मचारियों को 12 दिन के अधिक आकस्मिक अवकाश मिलता है उन्हें तदनुसार कमी की जाएगी, यानी कि उन्हें 15 दिन के अवकाश मिलता है। यानी कि समझ लीजिए कि अब 10 दिन का अवकाश पाएंगे तो उन्हें 17 दिन यानी 12 + 5 का अवकाश मिलता था। वे अब 13 दिन के अवकाश पाएंगे तो 8 + 5 यानी पाएंगे। सार्वजनिक अवकाश शनिवार रविवार के बंदी वाले दिन और साप्ताहिक अवकाशों को यदि वे आकस्मिक अवकाश के दिनों में पड़े तो अवकाश में नहीं गिना जाएगा, यानी उसे अवकाश को पहले और बाद में जोड़ा जाएगा। कहने का अर्थ है कि अगर आप सीएल लगाते हैं तो ये सीएल छुट्टी आपके जो अवकाश होगा, जो जैसे कोई छुट्टी हो गया उस दिन या उस दिन आपका रेस्ट है, उस दिन आपका साप्ताहिक अवकाश है यानी साप्ताहिक छुट्टी है, तो उस दिन भी अगर आप उस
छुट्टी को नहीं लगाया जा सकता है, उसके आगे या उसके पीछे ये छुट्टी लगाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीएल, जिसको बोलते हैं कैजुअल लीव। अगला छुट्टी है विशेष आकस्मिक अवकाश, यानी कि स्पेशल कैजुअल लीव। स्पेशल कैजुअल लीव जो है, ये कर्मचारी को एक फैसिलिटी, एक सुविधा देती है भारत सरकार। ये कहती है क्या है कि रेल कर्मचारी सहकारी समितियों के प्रशासन से संबंधित कार्यों को देखने के लिए, यानी कि वैसा कार्य जो सहकारी हो, यानी कि वो सरकार का और पब्लिक का दोनों का मिला जुला रूप के लिए हो, तो ऐसे कार्य करने के दौरान किसी भी कर्मचारी को मैक्सिमम 15 दिन तक का छुट्टी एक वर्ष में सैंक्शन किया जाता है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत छोटे परिवार और मापदंडों को बढ़ावा देने के लिए विशेष अवकाश का प्रावधान है। इसमें जैसे पुरुषों के लिए नसबंदी ऑपरेशन के लिए, इसमें पुरुषों के लिए क्या क्या मिलेगा, जैसे कोई परिवार कल्याण कार्यक्रम में पुरुष भाग ले रहा है तो इसमें पुरुष पहले नसबंदी कराएगा तो 5 दिन, 6 दिन के लिए उसको मिलेगा। पत्नी के ट्यूबोकुल में ऑपरेशन होने पर उसको देख रेख के लिए 7 दिन का मिलेगा, पुरुष कर्मचारी को मिलेगा यह छुट्टी। कर्मचारी की पत्नी को चिकित्सकीय गर्भपात के बाद नसबंदी या डलवाहिनी अच्छेदन या ऑपरेशन कराने पर 7 दिन का छुट्टी मिलेगा। या कर्मचारी के पत्नी को लोप्रोस्कोप पद्धति के अंतर्गत बाध्यकरण ऑपरेशन कराने पर 7 दिन का छुट्टी मिलता है। यानी कि एक पुरुष कर्मचारी को अपने बीवी की देख रेख के लिए इतना तरह के छुट्टी वो ले सकता है। अगला है विवाहित महिला कर्मचारी के विशेष। अब देखते हैं विवाहित महिला के बारे में। विवाहित महिला के बारे में क्या है, देखिए नसबंदी, अगर विवाहित महिला को नसबंदी कराना है तो उसको 14 दिन की छुट्टी दी जाएगी। आईडीयू लगवाना है तो 1 दिन की छुट्टी दी जाएगी। लोकोस्कोपिक पद्धति से बाध्यकरण कराना है 1 दिन की छुट्टी दी जाएगी। पति का ऑपरेशन कराना है, अगर पति को कोई चीज का ऑपरेशन कराते 1 दिन की छुट्टी वो ले सकता है स्पेशल कैजुअल लीव के तहत। अगला है स्पेशल कैजुअल लीव में ही अगला है अविवाहित रेल कर्मचारी की छुट्टी। वैसा कर्मचारी जिसका शादी नहीं हुआ है तो वो किस तरह से छुट्टी लेता है। अविवाहित रेल कर्मचारी पुनः नाल खुलवाने के लिए, यानी कि पुनः नाल खुलवाने के लिए 21 दिन की छुट्टी लेता है। दैनिक मजदूरी वाले नैमित्तिक श्रमिक, पुरुष या महिला श्रमिक दोनों को विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाता है। इसमें है आपको नसबंदी ऑपरेशन के लिए पुरुष को दिया जाता है 6 दिन और नसबंदी ऑपरेशन के लिए महिला को दिया जाता है 14 दिन। यानी वैसा कर्मचारी जो नैमित्तिक श्रमिक हो, नैमित्तिक यानी कि दैनिक मजदूरी वाले हो, उनको इस तरह का छुट्टी दिया जाता है। आईडीयू लगवाना हो तो उस महिला कर्मचारी को तो उसको भी 1 दिन का छुट्टी दिया जाता है। खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रेल कर्मचारी को विशेष अवकाश दिया जाता है। यानी कोई कर्मचारी रेलवे का कर्मचारी है और वो खेल प्रतियोगिता में रेलवे की तरफ से खेलता है और उसका चयनित किया जाता है, अच्छा खेल खेलता है, तो रेलवे उसे खेलने के लिए स्पेशल छुट्टी का प्रावधान रखा है। इस प्रावधान में जैसे राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए आकस्मिक अवकाश दिया जाता है। इससे पहले जो प्रशिक्षण शिविर लगाया जाता है उसमें भाग लेने के लिए भी दिया जाता है। यानी कि एक बार तो आपको खेलने के लिए भी छुट्टी दिया जाएगा, अगर उस खेलने से पहले अगर आपको ट्रेनिंग पर जाना है तो ट्रेनिंग के लिए भी ये छुट्टी कर्मचारियों को दिया जाता है। इस सब छुट्टी को हम लोग इसीलिए स्पेशल कैजुअल लीव कैटेगरी में रखते हैं। और अगला है राष्ट्रीय महत्व के टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए, पूर्व प्रशिक्षण लेने के लिए, कोचिंग शिविर में भाग लेने के लिए भी कर्मचारी को पूरी तरह से छूट दिया जाता है। पूरी तरह से छुट्टी पर पाबंदी नहीं लगाया जाता है, आराम से वो छुट्टी सैंक्शन किया जाता है ताकि वो अच्छा से खेले और खेलकर रेलवे का नाम रोशन करे। अब अगला विशेष आकस्मिक छुट्टी अवकाश में स्पेशल कैजुअल लीव में अगला है जिस पर्वतारोहण अभियान में भारतीय पर्वतारोहण संस्थान के अनुमोदन प्राप्त हो उसे। अगर कोई पर्वतारोहण संस्थान है जिसका सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, अगर उसमें कोई कर्मचारी पार्टिसिपेट करता है तो उसको मैक्सिमम 30 दिन की छुट्टी मिल सकती है। इसके लिए रेलवे ने प्रावधान दे रखा है। अगला है ट्रैकिंग अभियान। अगर कोई कर्मचारी ट्रैकिंग कर रहा है, जैसे यूथ हॉस्टल ऑफ इंडिया आयोजित ट्रैकिंग अभियान अथवा भारतीय पर्वतारोहण संस्थान के
अनुमोदन प्राप्त अभियान में भाग लेने के लिए, यानी कि जो वैसा ट्रैकिंग संस्थान जिसमें भारत सरकार का मान्यता हो और वो एक लीगल संस्था हो, तब उसके उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते तो उसके लिए भी आपको 30 दिन तक का अवकाश रेलवे देती है। अगला है आपका ब्रिज टूर्नामेंट में भाग लेना। अगर आप ब्रिज टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं तो उसके लिए भी 30 दिन का मिलेगा। राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता अभियान में भाग लेना चाहते थे, 1 दिन के लिए मिलेगा। स्काउटिंग ड्यूटी में अगर जाना चाहते हैं, रेलवे के कर्मचारी, अगर कोई रेलवे कर्मचारी स्काउटिंग ड्यूटी में ड्यूटी लगती है, वो काम करते हैं स्काउटिंग के तहत, तो उन्हें 30 दिन तक की छुट्टी सैंक्शन की जाती है। अगला है लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभा चुनाव। लोकसभा राज्य विधानसभा के चुनाव में भाग लेने के लिए यदि ऐसी जगह रहते हो जहां वोट डालने की तिथि अलग हो, तो आपको 1 दिन का छुट्टी सैंक्शन किया जाता है। 1 दिन की छुट्टी वोट डालने के लिए दी जाती है। उसके बाद अगला है नाटक, संगीत जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों और अंतर रेलवे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, यानी कि अगर कोई प्रतियोगिता मंडल स्तर पे कराया जाता है, चाहे जोनल स्तर पे कराया जाता है, उस प्रतियोगिता में अगर कोई कर्मचारी अगर इस तरह के पार्टिसिपेशंस करते हैं, अच्छा योगदान देते हैं, तो उनको उस जगह पार्टिसिपेट करने के लिए 30 दिन का अवकाश दिया जाता है। और ये सारे अवकाश रेलवे विशेष आकस्मिक अवकाश यानी स्पेशल कैजुअल लीव के तहत देती है। अगला है आपका स्टडी लीव यानी अध्ययन के लिए अवकाश। स्टडी लीव कार्य की प्रस्तुति के अनुसार पब्लिक इंटरेस्ट तकनीकी विशेष कोर्स अध्ययन हेतु ऐसे देश में ऐसे बाहर जाने की अवकाश दिया जाता है, यानी कि अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए तकनीकी शिक्षा लेने के लिए विदेशों में जाते हैं और वहां जाते हैं, बड़े बड़े जैसे अधिकारी अफसर लोग हैं जो अच्छा अच्छा ट्रेनिंग करके आते हैं और अच्छा से उस सेक्टर में कार्य करना चाहते हैं, तो उसके लिए जब जाना चाहते हैं विदेश से, वहां कुछ सीख कर आना चाहते हैं पब्लिक से, जिससे कि वहां के जनता यानी उस कार्य जहां कर उस कार्य में प्रॉफिट हो, जनता को प्रॉफिट हो, तो ऐसे इंटरेस्ट के लिए उन्हें 12 माह से लेकर 24 माह तक का अवकाश पूरे सेवा काल में दिया जाता है। और ये विशेष प्रति इस अवकाश की सीमा 36 माह तक बढ़ाया जा सकता है। और यह अवकाश जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के ऊपर के अधिकारी को ही दिया जाता है, यानी कि वैसे कर्मचारी जो कनिष्ठ प्रशासनिक हो, यानी कि लोअर ग्रेड के कर्मचारी को ये फैसिलिटी स्टडी लीव का नहीं दिया जाता है। अगला है क्षति पूरक आकस्मिक अवकाश, जिसको बोलते हैं हम लोग सीसीएल। ये कर्मचारी रविवार या सार्वजनिक अवकाश के दिन कार्य करते हैं, उन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में सीसीएल दिया जाता है। सीसीएल ये तृतीय श्रेणी के कर्मचारी पर्यवेक्षक को छोड़कर अवकाश कार्य तिथि में 1 माह के अंदर लेना होता है, यानी कोई कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की तिथि 2 माह होता है, यानी कि कोई कर्मचारी ग्रुप सी के हैं, तृतीय श्रेणी के कर्मचारी है, तो वो 1 महीना में के अंदर ये छुट्टी ले सकते हैं। अगर वो फोर्थ ग्रेड के यानी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है तो वो 2 महीना के अंदर में ये छुट्टी को अपना खत्म कर सकते हैं, नहीं तो ये छुट्टी अपने आप लैप्स हो जाएगा यानी खत्म हो जाएगा। इस छुट्टी को हम बोलते हैं सीसीएल छुट्टी। ये अधिकतम अवकाश 3 दिन तक होता है, यानी कि ये छुट्टी को एक साथ मैक्सिमम 3 दिन तक ही आप ले सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं ये अवकाश। अगला आपका है प्री रिटायरमेंट लीव। प्री रिटायरमेंट लीव में क्या होता है कि सेवा से अवकाश प्राप्त करने से पूर्व कर्मचारी को यह अवकाश दिया जाता है, यानी कोई कर्मचारी रिटायर होने वाला है और वो पूरे सर्विस पीरियड में अच्छा से ड्यूटी किया है और उसके पास मैक्सिमम छुट्टी बचा हुआ है, यानी औसत वेतन अवकाश एलएपी, जो उसके मात एलएपी जिसको छुट्टी कहते हैं, एवरेज लीव एवरेज पे जो छुट्टी है, ये छुट्टी अगर उसके पास अच्छा खासा बचा हुआ है, यानी ये अवकाश एक बार में 200 दिन की सेवा प्राप्ति से पहले दिया जा सकता है, यानी कि अगर आपको 1 साल मोटा मोटी समझ लिए 200 दिन पहले, उस साल में 200 दिन पहले ये छुट्टी आप लगा सकते हैं, यानी कि लास्ट पीरियड में 200 दिन आपका अगर नौकरी का बचा रहेगा तो उस पीरियड में आप ये छुट्टी
को ग्रहण कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री रिटायरमेंट लीव। अगला आपका है नेशनल हॉलीडे या रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, जिसको पब्लिक हॉलीडे भी कहते हैं। ये छुट्टी जो होता है नेशनल हॉलीडे 3 होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, ये 3 हॉलीडे को हम लोग नेशनल हॉलीडे यानी राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। और पीएच यानी पब्लिक हॉलीडे टोटल 9 तरह से अभी रेलवे कर्मचारी को दिए जाते हैं। ये 9 तरह के छुट्टी जैसे होते हैं होली, दशहरा, गुरु नानक जयंती, ईद उल फितर, उसके बाद आपका गांधी दशहरा हो गया, उसके बाद आपका दीपावली हो गया, छठ पूजा हो गया, गुरु नानक जयंती हो गया, एक्समस क्रिसमस हो गया। यानी कि इस तरह के जो भी पर्व त्योहार बड़े बड़े लेवल के हैं, उसमें टोटल 9 तरह के आपको पीएच छुट्टी यानी पब्लिक हॉलीडे भी दिया जाता है। तो इस तरह से छुट्टी का पूरा संपूर्ण विवरण समाप्त हुआ। वीडियो को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।